आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप पढ़ने वाले हैं और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में द वन एंड ओनली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि बेटा मीन मॉड मीडियन इक्वल होता है। सिमेट्रिकल में मीन मॉड मीडियन इक्वल होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो होती है ना, इसका जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे चैप्टर 12 में हम लोगों ने सिमेट्रिकल डाटा पढ़ा था। तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही था ना जैसे आपको नज़र आ रहा है। यस सर, बिल्कुल। वहाँ पर हम उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते थे। हम लोग कहते थे कि फ्रीक्वेंसी कर्व की टेल अगर बोथ एंड्स इक्वल है तो डाटा सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ पर हम इसे फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कर्व। यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी कर्व। बेटा इसकी जो रेंज होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होती है। यही रीज़न है कि हमने इस प्रोबेबिलिटी कर्व को एक्स एक्सिस के साथ नहीं कनेक्ट किया, क्योंकि अगर इसके साथ कनेक्ट कर देते तो फिर ये फाइनाइट बन जाती, फिर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती वहाँ पर। तो इसी वजह से एक्स एक्सिस से इसको ओपन एंड की तरफ लेके जाते हैं ताकि ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा सके। लेकिन इसके अंदर जो एरिया होता है, इसका जो टोटल एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। टोटल एरिया कितने के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, जबकि इसकी रेंज क्या होती है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। शाबाश। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज, तो आप क्या बताएंगे? एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1। शाबाश, 1। अब अगर इस प्रोबेबिलिटी कर्व को मिडल से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फिर बेटा एरिया भी तो डिवाइड हो जाएगा ना। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया कितना बन जाएगा? 0.5 और राइट हैंड साइड का एरिया 0.5 और दोनों मिलकर 1। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ये जो 0.5 है ये 50% प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। 0.5 50% प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड टोटल 50% है और राइट हैंड साइड टोटल भी 50% है, और प्रोबेबिलिटी अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, यहाँ पर बेटा हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक वेरिएबल देखा करते हैं और उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट, वेरिएट मतलब वेरिएबल, ओके। यस सर। और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। और इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट। जी से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब वो रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। एक्स से क्या मुराद है? रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, माइनस म्यू। म्यू से मुराद होता है मीन। म्यू से क्या मुराद होता है? मीन। चैप्टर 12 में हम लोग मीन को किससे डिनोट करते थे? एक्स बार से। शाबाश शाबाश। चैप्टर 12 में मीन को एक्स बार से डिनोट करते थे, लेकिन 16 से ऑनवर्ड हम मीन को किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। तो ये जो म्यू है ना, ये मीन को डिनोट करता है। और ये जो सिग्मा है इसे सिग्मा कहा जाता है। ये वाला जो साइन होता था ना, ये समीशन होता था, तो अक्सर बच्चे इस समीशन को भी ना सिग्मा बोल देते थे। तो बेटा दोनों में फ़र्क है। समीशन का मतलब होता है सम कर देना,
समीशन का मतलब होता है सम कर देना, वैल्यूज को ऐड कर देना, और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और चैप्टर Deviation. 12 में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन किससे डिनोट करते थे? एस से। लेकिन अब स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। और आपको याद होगा जब आप कैलकुलेटर पे जाते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते थे तो यही साइन बना हुआ होता था 3 नंबर पे, और मैंने आपसे Yes, कहा था sir. ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, तो आपने परेशान नहीं होना। Yes, Okay? sir. तो बेटा Z नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट फाइंड करने का फार्मूला क्या है? x माइनस म्यू ओवर डिवाइडेड बाय हाँ सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन। शाबाश। अब बेटा x तो है ना रैंडम वेरिएबल भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आएगा यहाँ पर, लेकिन ये जो म्यू और सिग्मा है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। बाइनोमियल के कौन से पैरामीटर्स थे? P and Q। P. P and Q. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। N. NP. NP। And बाइनोमियल के कौन से थे पैरामीटर? NP. NP। इसलिए इसको दूसरा क्या नाम दिया था हम लोगों ने? बाय पैरामीट्रिक। बायपैरामेट्रिक। हाँ जी, बाय पैरामीट्रिक। शाबाश। और दूसरा पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कौन कौन से थे? लैम्डा, सिर्फ लैम्डा। इसीलिए इसे कौन सा पैरामीटर कहा जाता था? यूनी पैरामीट्रिक कहा जाता था। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स हैं? कितने पैरामीटर्स हैं? दो। कौन कौन से? मीन और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। म्यू से। और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। सिग्मा से डिनोट करेंगे। शाबाश, ठीक हो गया। इधर सिग्मा स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब वेरिएंस। तो बेटा वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। No, sir. हाँ, तो वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। सही कहा है फरीदुल्लाह मैंने? वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। फरीदुल्लाह यस सर। स्क्वायर क्या? वेरिएंस का वेरिएंस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। हाँ, और अगर वेरिएंस गिवन हो और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो फिर क्या करूं? अंडर अंडर रूट वेरिएंस। किसका अंडर रूट ले लूं? वेरिएंस का वेरिएंस का अंडर रूट ले लूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। शाबाश, गुड। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की है। एक है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की, एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। तो भाई इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं है, चाहे स्टैंडर्डाइज्ड है चाहे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है। और अगर फर्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके पैरामीटर्स की वैल्यूज के ऊपर फर्क है। सिर्फ और सिर्फ इसके पैरामीटर्स की वैल्यूज का फर्क है कि अगर इसमें म्यू की वैल्यू 0, म्यू से मुराद मीन की वैल्यू अगर 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का है, मीन की वैल्यू अगर 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का है तो फिर हम लोग उसे कहेंगे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर की वैल्यूज मीन इज इक्वल टू
0 and standard deviation is equal to 1. इज इक्वल टू 1 होता है। शाबाश। और अगर आपको क्वेश्चन में कह दे इन अ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेटा क्या उसे अब पैरामीटर्स बताने चाहिए? No, sir. अब तो जरूरत No, नहीं sir. है ना, क्योंकि अब कंफर्म है कि पैरामीटर्स की वैल्यूज म्यू 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके Yes, sir. अलावा 0 और 1 के अलावा कोई भी और वैल्यूज हुई मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो बेटा वो खुद बताएगा आपको, फिर वो आपको खुद बताएगा, और उसे हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर सर ये म्यू Sir, किसको clear. रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को, मीन की Okay, वैल्यू sir. को, और अब अगर सिमेट्रिकल है तो बेटा मीन, मीडियन, मॉड तीनों यही वैल्यूज हैं, Q2 भी। ओके, सिमेट्रिकल डाटा है ना, तो सिमेट्रिकल डाटा में मीन इज इक्वल Yes, टू sir. मीडियन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू Q2। Yes, sir. तो ये सब कुछ एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं फिर। ओके, सर ये सिर्फ मीन के लिए होता है कि अनसिमेट्रिकल के लिए होता है? सिमेट्रिकली होता है सिर्फ? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ही सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर। अच्छा, अब बेटा अगर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी? अगर हम यहाँ पर लिख दें z इज इक्वल टू एक्स माइनस 0/1, तो फिर z इज इक्वल टू एक्स। x। तो बेटा स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में z इज इक्वल टू X. x होता है। शाबाश। और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में ये अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गई है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, आपने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इजी काम है। आपको जब डाटा गिवन होगा उसमें बता देगा कि आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, वहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता देगा अगर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, और अगर स्टैंडर्डाइज्ड हुआ तो फिर उसके बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको पता है। आपने उस डाटा से सबसे पहले z की वैल्यू फाइंड करनी है, और अब हमेशा याद रखिएगा कि z की वैल्यू मिड पॉइंट पर हमेशा 0 होती है। ये मिड पॉइंट पर z की वैल्यू हमेशा 0, Yes. 0. लेफ्ट हैंड साइड पर Zero. z हमेशा, Negative. Negative. और राइट हैंड साइड पर z हमेशा Positive. पॉजिटिव। Positive. ये डिपेंड Positive. करता है x की वैल्यू के ऊपर। अब देखिए बेटा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर कहीं आ जाए, ये वाला x, तो खुद देखिए मीन की वैल्यू से स्मॉलर होगा। Yes, sir. मीन की वैल्यू से स्मॉलर होगा तो न्यूमरेटर नेगेटिव नहीं आ जाएगा? Yes, sir. ऐसा ही है ना, तो z Yes, sir, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये यहाँ पे चला गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ग्रेटर है, म्यू की वैल्यू स्मॉलर है, तो ग्रेटर माने स्मॉलर किया तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी z की। Yes, sir. और अगर x और मीन दोनों ही मिडल की पोजीशन पर हो तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0. 0 आ जाएगा। तो इसलिए मिड पोजीशन पे z की वैल्यू 0. 0। क्या ये बातें क्लियर हैं सब स्टूडेंट्स को? Yes, sir. अच्छा जी, अब आपको याद होगा कि जब आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक या पॉइज़न कर रहे थे तो आप एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेते थे। कि आप कहते थे कि मैंने 5 टाइम्स डाइस को रोल किया तो उसमें से एग्जैक्टली 2 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 6, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। आप ये उसे बता सकते थे, फाइंड करके दे सकते थे ना। Yes, sir. लेकिन
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सही है? Yes, sir. तो बेटा ये कभी भी इज इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी इज इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगी कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5। तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या बता देना है? इज इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी को इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0। शाबाश। तो बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर किसी एक रेंज की प्रोबेबिलिटी बताती है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन। कि भैया आप उसे ये कह सकते हैं कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप उसे ये कह सकते हैं p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, तब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। आप उसे रेंज बता सकते हैं कि भाई 2 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो, यूं आप उसे रेंज बता सकते हैं, स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू तक की रेंज, तब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके दे देगा। लेकिन जैसे ही आप उसे बताएंगे ना कि यार x इज इक्वल टू और कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। क्लियर? ओके। यस सर, क्लियर है। तो बेटा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म कर दिया है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डन। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये थ्योरी समझ आ चुकी होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक फार्मूला यूज़ होना है और ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है आपके लिए, ऐसे ही है ना? यस सर। Yes, अच्छा, sir. यहाँ से आप z की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। Yes, अब sir. अच्छा, z की वैल्यू जैसे ही आप लोग फाइंड करेंगे उस z की वैल्यू को देखना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर। ये देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है आपके सामने। तो इस टेबल में से आपने वैल्यू देखनी होगी और आपके पास z की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 3.5 तक आ सकती है, 3.50 जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है z की, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 3.50 तक z की वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग z की वैल्यू को चेक कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास z की वैल्यू हो 1.69, अगर आपके पास z की वैल्यू आ जाए 1.69, तो आप देखें ये z और उसका फार्मूला लिखा हुआ है फर्स्ट सेल में। यस सर। उसमें Yes, से sir. ना बेटा डेसिमल से 1 डिजिट राइट हैंड साइड तक ये वाली सारी वैल्यू ये आपको मिलेगी फर्स्ट कॉलम में। डेसिमल से 1 डिजिट पहले और 1 डिजिट बाद तक की वैल्यू ये आपको मिलेगी फर्स्ट कॉलम में। अब 1.6, तो ये देखें ये आपको 1.6 मिल गया, राइट? मिल गया Yes, sir. 1.6, Yes, sir. 1.6 मिल गया। इसके बाद 1.6 तक आपने तलाश कर लिया, अब बाकी कौन सी वैल्यू रहती है? 0.09। हाँ जी, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये देखिए ये आपको मिलेगी फर्स्ट रो के अंदर, मिल गई वैल्यूज। Yes, sir. तो इसके सामने देखें वैल्यू कौन सी बनती है? 0.4545। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो z की वैल्यू को डिनोट कर रहा है और अंदर जितनी भी वैल्यूज गिवन हैं ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हैं। तो प्रोबेबिलिटी का पता हमें यहाँ से आके चलेगा। इसी तरह अगर आपके पास एक वैल्यू आ जाए 2.10, हाँ जी, क्या मुझे बता सकते हैं वैल्यू क्या बनेगी? यस सर। Yes, sir. बताएं क्या वैल्यू बनेगी? 0.4821। हाँ जी 4821 और ये देखें 2.1 आपने यहाँ से देखा फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद 0 था तो वो 0 यहाँ से मिला आपको। क्लियर हो गया?
Yes, sir. कोई और वैल्यू आप बोलो, लेकिन 3.5 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। जी 3.5 से ग्रेटर नहीं होगा। बताएं कोई वैल्यू। 2.9 2.90। तो ये तो सिंपल सा है, ये देखें, ये 2.9 और ये आ गई, ये फर्स्ट वैल्यू, ये 2.9 के लिए 0.4981 आंसर हो जाएगा। ओके Yes, sir. हाँ जी। इसी तरह से अगर आपके पास वैल्यू आ जाए 0.36, तो फिर 0.3 यहाँ से मिला, 6 यहाँ से मिला, और ये मैच कर गए इधर आ गए, तो 0.1406। तो बेटा ये Yes, sir. टेबल देख लेंगे ना आप, अगर जी की वैल्यू का पता चल जाए आपको तो। Yes, sir. तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट भी इस टेबल में से वैल्यू देखने के बाद होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, सर sir. अगर डेसिमल में 2 से ज्यादा आ जाए वैल्यू। बेटा ये जब जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैसे वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, अदरवाइज आप फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे, और आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। राउंडिंग ऑफ के रूल्स अप्लाई कर देना फिर। ओके टेबल में बेटा ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, इससे ज़्यादा ओके सर। और ये डब्बे के अंदर सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम लोग देखें तो वो जी की वैल्यूज़ हैं, उसके अलावा बाकी तमाम ये जो 4 डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हैं।